तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 24 फरवरी के दिन भैया हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गुरुजी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका 9 नंबर का निबंध आता है गुरुजी, ये जो है कैसे लिखना है आपको और कौन कौन से आपको निबंध तैयार कर लेना है, जो कि आपको 24 फरवरी के दिन हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगे दोपहर 2 बजे। आज की इस वीडियो में निबंध के बारे में हर एक बात पर डिस्कस करेंगे और आपका जो 9 नंबर का टारगेट है वो आज की इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। बने रहें वीडियो में अंत तक, वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम देखेंगे आज के इस वीडियो में जो निबंध है, निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, जो 9 नंबर का है और कैसे लिखें तो जो आपका 9 नंबर होता है एग्जामिनर पूरा दे। तो सारे विषय पर जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है हेडिंग यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि 9 नंबर का निबंध जो है वो पूरा नंबर नहीं मिलता है गुरुजी। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिखा है निबंध में कितने हेडिंग बनाएं। भैया, निबंध में कितने हेडिंग बनाना है गुरुजी, सारा का सारा सलूशन आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। और यहाँ पे लिखा है सबसे अट्रैक्टिव निबंध कैसे लिखें जिसे देखते ही जो एग्जामिनर हो वो प्रभावित होकर आपको पूरा 9 का 9 नंबर यहाँ पे दे दे गुरुजी। बिल्कुल। नेक्स्ट है गुरुजी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर निबंध जो है कितने पेज का लिखना है, कितने पन्ने में हमें निबंध को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए किस किस टॉपिक पर निबंध तैयार करना है। यहाँ पे 25 कर लीजिएगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए किस किस टॉपिक पर है जो है 24 फरवरी के दिन आपको जो निबंध मैं आपको बताने वाला हूँ, बस 100% यही निबंध आपको 24 फरवरी के दिन देखने को मिल जाएंगे गुरुजी। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। 90% बच्चे क्या गलती करते हैं निबंध में, चलिए देखते हैं। 90% बच्चे गलती करते हैं निबंध में। निबंध को जो है पूरा किसके तरह, कहानी के तरह लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपको कहानी की तरह नहीं लिखना है। 90% बच्चे गलती यही करते हैं। और क्या गलती करते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है पेपर में निबंध लिख देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पे निबंध ही सबसे पहले लिख देते हैं और 90% बच्चे यही गलती करते हैं। लेकिन यह गलती आपको नहीं करना है। पेपर को अगर आप पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो जो है एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको ज़्यादा नंबरों से पास करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि बहुत बड़ा निबंध लिख देते हैं 8 से 9 पन्ने में। तो वो आपको नहीं करना है। लिखना आपको 3 से 4 पन्ने में ही है, लेकिन आपको जो जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ उनको फॉलो करके आपको लिखना पड़ेगा वो। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक से भटकाओ। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो निबंध आपका दिया रहता है, यानी कि जैसे दिया है भ्रष्टाचार पर निबंध, तो भ्रष्टाचार के बारे में ही लिखना है आपको, उससे जो है अलग कुछ नहीं लिखना है। तो वो क्या होता है कि भटकाव, टॉपिक से भटक जाते हैं और टॉपिक से भटकाव निबंध लिख देते हैं। 90% बच्चे यही गलती कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में से सही टॉपिक का ना चुनना। यानी कि जो आपके 5 निबंध दिए रहते हैं और 5 में से आपको वही चुनना है जो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आता हो, क्लियर आता हो, वही आपको सेलेक्ट करना है, वही लिखना है आपकी बोर्ड की कॉपी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन घुमा कर आ जाए तो कंफ्यूज हो जाना। 90% बच्चे यही गलती कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा विज्ञान वरदान अभिशाप है या विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको विज्ञान वरदान वाला जो है पूरा निबंध यहाँ पे लिख देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और 90% बच्चे यही गलती को कर देते हैं गुरुजी। बिल्कुल, इस गलती को आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस गलती को करिएंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे और 9 नंबर अपना खो देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और यहाँ पे यूपी बोर्ड मॉडल पेपर के अनुसार आपको कौन कौन से तैयार करना है आप लोग देख लीजिए। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण निबंध बताता हूँ, ये भी हैं और आगे बताऊंगा। यहाँ पे पहला जो है देश में बेरोजगारी की समस्या। नेक्स्ट है आतंकवाद समस्या और समाधान। नेक्स्ट है वृक्षारोपण का महत्व।
नेक्स्ट है विद्यार्थी और राजनीति। नेक्स्ट है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इन निबंधों को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और मैंने कई निबंधों को इसमें पढ़ाया भी है, तो आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो है निबंध एक बताऊंगा और एक निबंध के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक निबंध आपको पूरा बताऊंगा और एक निबंध के माध्यम से आप सारे निबंधों को लिख सकेंगे आराम से। और मैं आपको पूरा लिखने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट करके पूरा 9 नंबर दिया, तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, 9 नंबर का भैया निबंध रहता है। आपके एग्जाम में जो प्रश्नोत्तर संख्या 10 होता है, पूछेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। पहला यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपका पर्यावरण वाला निबंध होता है उसी को यहाँ पे टीप दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए, पूरा 9 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और किस तरीके से लिखना है वो आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आतंकवाद कारण और निवारण। इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, जो है 24 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट है जनसंख्या लाभ और हानि। ये आपके कंफ्यूज वाले टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट है देश में बेरोजगारी की समस्या। और नेक्स्ट है विज्ञान वरदान या अभिशाप। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपका दिया रहेगा। इसी तरीके से जो है आपको लिखना है और पूरा 9 नंबर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। यहाँ पे नेक्स्ट है, मैं आपको आज की इस वीडियो में दो निबंध जो है करवाने वाला हूँ। एक है आपका भ्रष्टाचार पर निबंध और दूसरा है आपका बेरोजगारी पर निबंध। सबसे पहले आपका जो हेडिंग होता है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार निबंध में, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं हम। आप चाहे किसी भी निबंध को लिखते हैं, कोई भी निबंध हो, सबसे मेन हेडिंग जो है उसमें प्रस्तावना और उपसंहार जो है, ये हेडिंग जो होती हैं, ये दो हेडिंग मेन हेडिंग होती हैं। अगर आप इनको जो है नहीं लिखते हैं तो आपका निबंध लिखने का कोई भी मतलब नहीं होगा। बिल्कुल। और इसमें प्रस्तावना डालने के बाद आप बेरोजगारी का अर्थ लिख दीजिएगा, प्रकार लिख दीजिएगा, कारण लिख दीजिएगा, बेरोजगारी एक अभिशाप है और इसके दूर करने के उपाय लिख दीजिएगा। बिल्कुल। और उपसंहार इधर भी प्रस्तावना लिख दीजिएगा, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार बढ़ता क्यों है, और भ्रष्टाचार के कारण प्रकार, और यहाँ पे उपाय रोकने के उपसंहार, और भ्रष्टाचार दुष्प्रभाव के भ्रष्टाचार हैं। इन तरीके से जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, अब आपको आगे हम बताने वाले हैं किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना है आपको गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे पहला मैंने सेलेक्ट किया है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या पर पूरा निबंध आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से गुरुजी लिखना है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, अल्प बेरोजगारी क्या होता है। भैया अल्प बेरोजगारी क्या होता है, लिखा हुआ है जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ ही समय के लिए काम मिलता है तो इस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी इंजीनियर को क्लर्क का काम दिया जाएगा तो उसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गुरुजी बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा अल्प बेरोजगारी हेडिंग में। आप इसी तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा और इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको, खुली या पूर्ण बेरोजगारी अथवा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। बिल्कुल गुरुजी समझेंगे। जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उस स्थिति को पूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत में पूर्ण बेरोजगारी बहुत अधिक है। यहाँ करोड़ों की संख्या में बेरोजगार लोग हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अल्प बेरोजगारी समझ गए आप, और खुली या पूर्ण बेरोजगारी समझ गए, अथवा अनैच्छिक बेरोजगारी भी मैंने आपको समझाया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आपको डालना है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। बिल्कुल लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है
अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और ज़्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, इस कारण वह बेरोजगार है। इसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रुपए मांगता है। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी क्या होता है भैया? मौसमी बेरोजगारी आपको समझाते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है जैसे कि मौसम के समय मजदूरी करना, जैसे कि फसल काटते, फसल जब तैयार हो जाती है उस समय जो है मजदूरों को काम पर रख लिया जाता है, और जब मौसम चला जाता है तब वो फिर से अपनी वही स्थिति में आ जाते हैं। और यहाँ पे और कुछ महीने बाद जो जैसे कि घर वर बनते हैं उसमें भी, यानी कि ऐसे ही भवन निर्माण के लिए मजदूर रख लिए जाते हैं, वो भी मौसम के अनुसार ही रख लिए जाते हैं, और मौसम जब उनका चेंज हो जाता है उसी तरीके से वो भी उनका समय चेंज हो जाता है। पढ़ेंगे, जैसे फसल कटते समय मजदूरों को रख लिया जाता है, ऐसे ही भवन निर्माण के लिए मजदूर रख लिए जाते हैं, बाद में वे बेरोजगार हो जाते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है और शेष समय में वह बेकार रहते हैं, इस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। शिक्षित बेरोजगारी भी आप समझ लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से। शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है, क्योंकि ये लोग शिक्षित नौकरी ही चाहते हैं, और लेकिन नौकरियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि सभी को नौकरी दी जा सके। इस कारण भारी संख्या में शिक्षित लोग जो है बेरोजगार हैं। गुरुजी बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है बेरोजगारी के कारण क्या है। भैया भारत में बेरोजगारी आई क्यों है, किस कारण से आई है? तो पहली हेडिंग यहाँ पे है जनसंख्या के कारण। भैया भारत में जो बेरोजगारी आई है उसका सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो आपका जनसंख्या है। भैया जनसंख्या के कारण ही भारत में बेरोजगारी आई है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बनता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तीसरा है नए रोजगारों की कमी। चौथा है निर्धनता। पांचवा है कृषि क्षेत्र का बिछड़ापन, और छठवां है यहाँ पे मशीनीकरण। सही बात है। अगर भैया भारत में इंजीनियर लोग हैं, मशीन जो है बड़े बड़े कारखानाओं में जो है मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे अब मजदूरों की क्या कमी है? अब भाई जो लोग हैं वो बेरोजगार रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बिल्कुल, जब वहाँ पे मशीन काम कर रही है जहाँ पे इंसान को काम करना चाहिए। लेकिन ये सही है बिल्कुल। इसी तरीके से पहला हेडिंग क्या था आपका? जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है उसको भी समझेंगे ये सिंपल तरीके से। तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारण में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल, जनसंख्या वृद्धि के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग मैंने आपको बताया दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली क्या होता है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। बेरोजगारी की समस्या का एक पूर्ण कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से मतलब शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा से है। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नए रोजगारों की कमी। नई रोजगारों की कमी क्या है? कि नई तकनीकी समस्याओं, बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार का अवसर नहीं बढ़ पा रहा है, अतः लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रोजगार जो है वो बढ़ नहीं रही है। इसीलिए रोजगार जो है आपका ये तो कम होते होते जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि सारा रोजगार तो मशीन ही संभाल ले रही हैं, तो भैया मजदूरों का क्या होगा? इसीलिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी दूर करने के जो उपाय हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेना आप। चले पढ़ेंगे। बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता है, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती हैं। सही बात है भैया, बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से देश में जो है पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, और सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है बिल्कुल। सबसे पहले हमें जनसंख्या को काबू करना होगा। जनसंख्या काबू करने के लिए हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना होगा।
इसके लिए कई नीति नियम बनाने होंगे। यदि ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से समझना है आपको। नेक्स्ट है स्वरोजगार को सरकारी सहायता के साथ और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत सरकार को प्रत्येक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। बेहतर सिंचाई सुविधाएं, बेहतर कृषि उपकरण, बहुफसल चक्रण और फसल प्रबंधन के बारे में ज्ञान के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा। भारत सरकार ने बेरोजगारी दर को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना जैसी योजनाएं भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई पहल है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बेरोजगारी दूर करने के ये आपके उपाय हैं। बिल्कुल नेक्स्ट है यहाँ पे बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा गुरुजी। बिल्कुल पढ़ेंगे। बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक अभिशाप बन गई है जो देश के युवा लोगों की मानसिक शांति छीन लेती है और देश के युवाओं को तनावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। बेरोजगारी के कारण देश के कई लोग जो है निर्धनता और भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। भैया बताया गया है बेरोजगारी के अभिशाप, यानी बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक अभिशाप बन गई है जो हमारे देश के लोगों को मानसिक शांति जो है उनकी छीन लेती है। सही बात है। और देश के भैया जब आप काम नहीं करेंगे, कहीं आप काम धंधा करेंगे नहीं तो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो उस घर चलाने की बात से उनके मानसिक जो तनाव है, मानसिक शांति उनकी छीन ली जाती है और देश के युवाओं को तनावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता है। बेरोजगारी के कारण देश के कई लोग निर्धनता और भूखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है युवाओं में बढ़ता आक्रोश चोरी डकैती हिंसा अपराध और आत्महत्या जैसे अपराध करने पर मजबूर कर देता है। बेरोजगारी निराशा और असंतोष का कारण बनती है और विनाशकारी दिशाओं में युवाओं को ऊर्जा को नष्ट कर देता है। बेरोजगारी के कारण मानसिक स्थिति से बचने के लिए लोग ड्रग्स और शराब की बुरी आदतों से ग्रस्त हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं तो यकीन मानिए आपका 9 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से आपका 9 नंबर गुरुजी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। ये आपका हेडिंग मेन हेडिंग होता है और ऊपर आपका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन और नीचे आपका उपसंहार मेन हेडिंग होता है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है चलिए देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी, शासन की नाकामी जैसे कई कारणों से बेरोजगारी जन्म लेती है। आज बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो देश की आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक दशा को हिला सकता है। बिल्कुल यदि बेरोजगारी की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो इसकी स्थिति में बहुत ही खराब है और यदि इस स्थिति में सुधार होता है तो निश्चित ही रूप से हमारा देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा देश है वो अभी पूरी तरह से विकसित देश की श्रेणी में नहीं आया है। आई होप आपको जो निबंध मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये आपका बेरोजगारी पर था निबंध और आपका एक भ्रष्टाचार पर। जिन जिन निबंधों को मैंने यहाँ पे आपको बताया है सारे निबंधों को आप कंप्लीट
कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जिस तरीके से मैंने आपको निबंध लिखने का प्रोसेस बताया है, बिल्कुल इस तरीके से आप लिखेंगे, और जितने निबंध मैंने बताए हैं इन सारे निबंधों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए गुरुजी, आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम में जो है कटने वाला नहीं है, निबंध से कटने वाला नहीं है, पूरा 9 का 9 मिल जाएगा गुरुजी। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।